माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो है चैप्टर 5 का एक क्वेश्चन है जिसको आप लोगों ने डिमांड किया, तो उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्रिटिकली एनालाइज द मॉन्टेग चेंज फॉर रिफॉर्म ऑफ 1919। ये 2015 में और 23 में दोनों में आया हुआ है और यही क्वेश्चन था डिटो। और उसके बाद और करके मैंने एक लिखा है, इंडिकेट द सैलियन फीचर्स ऑफ मॉन्टेग चेंज फॉर रिफॉर्म 1919, डिस्कस इट्स मेजर शॉर्टकमिंग। ये 2017 में आया था। जैसे आया है वैसे ही क्वेश्चन लिखा है मैंने। और ये 2020 में इस तरीके से आया था कि डिस्कस द फीचर्स एंड शॉर्टकमिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। यहाँ पे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड नहीं लिखा है, आप ऐसे समझ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये 2020 में आया था। चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। पहले हेडिंग आप लोग देंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। माने डिफरेंट एस्पेक्ट माने होता है पहलू, फॉर्म, अलग अलग इसके कौन कौन से फॉर्म हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1919 माने 1919 के एक्ट के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं। उसके बाद पहले हेडिंग, ये भी एक हेडिंग के रूप में ही होगा, द डिफरेंट मेजर्स आउटलाइन इन दिस एक्ट। इस एक्ट में कौन कौन से उपाय हैं जिनको वर्णित किया गया है, जिनको उल्लिखित किया गया है, जिनके बारे में बताया गया है। इसके बाद ये भी एक हेडिंग ही होगा, कौन सा, ये नंबर ए डाल करके, सेपरेट पावर्स फॉर द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आज देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी, तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब जैसे भारत में अलग अलग स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, बिहार स्टेट है, झारखंड स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। ये जो अलग अलग स्टेट में जो सरकारें हैं उनको आप कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट। उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सेपरेट पावर्स फॉर द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के। दिस एक्ट क्लियरली स्टेटेड which areas of administration were the responsibility of the central government and which would be of the provincial government। इस एक्ट में ये क्लियर करके कहा गया है कि कौन सी एरिया है एडमिनिस्ट्रेशन की यानी प्रशासन की जिसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, और कौन सी वो एरिया है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट की। आज की अगर परसेप्शन में देखें तो स्टेट गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, उसमें कौन कौन सा होगा। क्लियर हुआ ये, माने इस एक्ट में ये अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अलग। इट्स फीचर वर, इसके कौन कौन से फीचर हैं। पहला है पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या शक्तियां होंगी, क्या क्या पावर होंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड हैव द सोल कंट्रोल ओवर डिफेंस, रेलवे, करेंसी, फॉरेन अफेयर, टैक्सेशन पॉलिसीज, मैंने टैक्सेशन पॉलिसीज, और देखिए डिफेंस, एक एक को हम टिक कर देते हैं। डिफेंस माने हो गया रक्षा संबंधी, रेलवे समझ रहे हैं आप लोग, करेंसी माने पर्टेनिंग टू रुपया पैसा, फॉरेन अफेयर माने विदेशी मामलात पे, टैक्सेशन पॉलिसी टैक्स को लेकर के क्या रणनीति होगी वो, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है उत्पाद शुल्क। आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन टैक्स जो लगता है, प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है वो हुआ एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद फिर ये ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड किस तरीके से होगा उसकी क्या नीति होगी, और पोस्ट और टेलीग्राफ, पोस्ट और टेलीग्राफ माने ये पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड चीजें, एंड अदर एरियाज विच कंट्रोल ओवर होल कंट्री, माने उसके अलावा भी ये जो है डिफेंस, रेलवे, करेंसी, फॉरेन अफेयर, टैक्सेशन पॉलिसी, एक्साइज ड्यूटी, ट्रेड पॉलिसी, पोस्ट और टेलीग्राफ, इसके अलावा और भी कुछ एरियाज जो पूरे माने ऐसे मामला जो पूरे देश से ताल्लुकात रखते हैं, वो सब एरिया भी इसके अंडर में आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होगा। और फिर सेकेंड नंबर है पावर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कौन कौन से पावर थे। पहला है ये लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर माने उस पर्टिकुलर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी
स्टेट गवर्नमेंट की होगी। पुलिस की व्यवस्था स्टेट की आज भी तो वही होता है, हर स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है। एजुकेशन सिस्टम भी माने स्टेट अफेयर में आता है। हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी, एग्रीकल्चर, खेती संबंधी, इरिगेशन, सिंचाई, लैंड रेवेन्यू जिसको आप लगान कर सकते हैं, टैक्स, जो जमीन पे जो टैक्स आता है, ये सारे एरियाज हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर में आएंगे। उसके अलावा कम्युनिकेशन भी है। कम्युनिकेशन मतलब आप समझ रहे हैं, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, ये जो सारे डिपार्टमेंट हैं वो, एंड द अदर डिपार्टमेंट विच वर लेस इंपॉर्टेंट, और भी कुछ दूसरे डिपार्टमेंट जिनका माने उतना ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं है, एंड ऑल इंडिया स्केल, पूरे इंडिया स्केल पे वर हैंडल्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये सारा हैंडल कौन करेगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आगे चलते हैं, बी नंबर, फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल समझिए ये क्या था। आज की तारीख में एग्जीक्यूटिव, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, गवर्नमेंट का 3 फॉर्म है, जुडिशरी है, उसके बाद क्या नाम है, लेजिस्लेचर पावर है, और एग्जीक्यूटिव है। तो जुडिशरी मतलब हमारा न्यायपालिका हो गया, लेजिस्लेचर पावर मतलब हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा है ये हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल आज भी है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब हम आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की जितनी सीटें हैं, उसके बाद नीतीश कुमार की कुछ सीट है, कुछ वो चंद्रबाबू नायडू की है, सबको मिला करके गवर्नमेंट बना है। तो अगर मान लीजिए पूरे लोकसभा में जितने एमपीज हैं 543, वो सारे के सारे एमपीज को आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं कर सकते हैं। वो लोग तो गवर्नमेंट में भी सारे के सारे नहीं हैं, क्योंकि उसमें से तो अपोजिशन में भी लोग हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट में हैं, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी की जितनी हैं, या चंद्रबाबू नायडू की जितने हैं, या बीजेपी की जितने हैं, क्या सारे के सारे लोग मंत्री हैं? तो आप ऐसे समझिए कि जो लोग मंत्री हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, उनको कहते हैं ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब जो भाई पर्टिकुलर अलग अलग मंत्रालय सबको दिया गया है। अब शायद आप समझ पाए होंगे। द वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट 1919। इस एक्ट के द्वारा, माने मॉन्टेग-चेमफोर्ड एक्ट के द्वारा, या शॉर्ट फॉर्म में इसको मॉन्टफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, इसके तहत रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब पुनर्गठित किया गया है वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। उसके फीचर्स हैं, नंबर 1 पहली हेडिंग है द फ्रेमवर्क। दिस काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स, एट लीस्ट 3 ऑफ whom वुड बी इंडियन। इस काउंसिल में 7 मेंबर होंगे, जिसमें कम से कम 3 जो है वो भारतीय होंगे। सेकेंड नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी। द वायसरॉय कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। वायसरॉय जो है पूरे देश के प्रशासनिक व्यवस्था को देखेगा विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और वायसरॉय के साथ कौन होगा? उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। कौन होगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मतलब जो लोग एग्जीक्यूशन का काम करेंगे, यानी जो लोग मंत्रालय में होंगे, ये रहा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बट इट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी अदर पर्सन। लेकिन वायसरॉय या उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए, टू एनी अदर पर्सन और एनी अदर बॉडी मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से आप कह सकते हैं, फॉर हिज एक्शन। मतलब जो भी एक्शन वायसरॉय के द्वारा लिया जाएगा या उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा लिया जाएगा, वो किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होंगे, यानी जवाबदेही नहीं होंगे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। वो माने इंडियन स्टेट के लिए, स्टेट मतलब यहाँ कंट्री है, हमारे देश के लिए जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया सिर्फ उसके प्रति जिम्मेदार होंगे, एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही होंगे। मतलब उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। वायसरॉय से और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्वेश्चन पूछने का जिम्मेदारी, माने क्या नाम है, पावर, जिम्मेदारी नहीं कहेंगे, क्वेश्चन पूछने का पावर सिर्फ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके पास होगा, या तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होगा। नॉट टू द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इंडिया का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास भी ये अधिकार नहीं है
कि वो उनसे क्वेश्चन कर सके। आप इसी से सोचिए कि कितना पावर हम लोगों को दिया गया था। अगला हेडिंग है द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यह सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? द एक्ट 1919 प्रोवाइडेड द गाइडलाइन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट के तहत कुछ गाइडलाइन जारी किए गए थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन के लिए। उसके स्पेशल फीचर्स हैं। पहला नंबर हेडिंग है फ्रेमिंग लॉ, माने लॉ फ्रेम करने का, यानी नियम बनाने का, कानून बनाने का। द काउंसिल फ्रेम लॉज फॉर द होल कंट्री। काउंसिल जो है पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। ओके। उसके बाद सेकेंड नंबर है द वायसरॉयज लेजिस्लेटिव पावर। वायसरॉय के जो लेजिस्लेटिव पावर हैं वो क्या थे? द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड रेज एन इश्यू, डिस्कस इट, recommend changes और इवन रिजेक्ट टर्म्स एंड क्लॉजेज ऑन वेरियस टॉपिक। जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो किसी भी इश्यू को उठा सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं। रेकमेंड मतलब होता है सिफारिश करना, उसको चेंज करने की सिफारिश कर सकते हैं कि इसमें परिवर्तन किया जाए। इवन रिजेक्ट द टर्म्स एंड क्लॉज, और यहाँ तक कि वो रिजेक्ट मतलब क्या होता है? अस्वीकार करना। वो कुछ टर्म्स माने होते हैं मामले, किसी भी मामलात में वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई हम इसको नहीं मानते हैं। क्लॉज मतलब आप कह सकते हैं आर्टिकल या सेक्शन, धारा, अनुच्छेद, माने किसी भी क्लॉज को किसी भी मामलात में वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं ऑन वेरियस टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पे, डिफरेंट टॉपिक पे। बट इन द एरियाज लाइक डिफेंस और मिलिट्री अफेयर्स, डिफेंस माने रक्षा संबंधी या मिलिट्री अफेयर संबंधित मतलब सैनिक मामला जो हैं, दे रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन फ्रॉम द वायसरॉय टू एंगेज इन सच डिस्कशंस। अगर इस प्रकार के डिस्कशन में वो जाते हैं तो उन्हें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रायर परमिशन लेना होगा, माने पहले से परमिशन लेना होगा। उनको किसका परमिशन लेना होगा? वायसरॉय का। दे रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन फॉर वायसरॉय टू एंगेज इन सच डिस्कशन। इस प्रकार के डिस्कशन में अगर आप जाएंगे तो पहले आपको वायसरॉय से परमिशन लेना होगा, नहीं तो आप डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। द वायसरॉय कुड चेंज, करेक्ट और इवन रिजेक्ट एनी लॉ पास बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वायसरॉय की क्या शक्ति थी? यहीं पे आप अंतर समझ जाइए। वायसरॉय कुड चेंज माने वो चेंज कर सकता है, करेक्ट कर सकता है माने उसमें करेक्शन ला सकता है, इवन रिजेक्ट द लॉ पास बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो भी लॉ पास किया गया है उस लॉ को वायसरॉय अकेले रिजेक्ट कर सकता है, यानी उसको अस्वीकार कर सकता है। ही कुड हिमसेल्फ ऑल्सो पास एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को समझना होगा। देखिए, जैसे सरकारें ऑर्डिनेंस लाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार, अगर मान लीजिए जैसे वो जो सेशन चलता है, मॉनसून सेशन, समर सेशन, विंटर सेशन या तो फिर बजट सेशन, इसके अलावा जब माने लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही नहीं हुई है और अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है कि कोई बिल उसको पास कराना है तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे कि अपने कैबिनेट की मीटिंग बुला करके ऑर्डिनेंस पास करके बिल बना देंगे। लेकिन हमारे यहाँ नियम है कि विद इन 6 मंथ आपको उस बिल को ले आकर के ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, वहां से आपको पास कराना होगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, माने वो बिल असंवैधानिक करार कर दिया जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि ही कुड हिमसेल्फ ऑल्सो पास एन ऑर्डिनेंस विदाउट कंसल्टिंग हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, माने वायसरॉय को इतनी शक्ति थी कि वो कोई भी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस को हिंदी में अध्यादेश कहते हैं, कोई भी अध्यादेश वो ला सकता है और ला करके उसको नियम बना सकता है, लेकिन उसमें उसको जरूरत नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से कंसल्ट करे। विदाउट कंसल्टिंग हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, माने अपने ही लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना राय के, बिना उसके मतदान के वो अकेले पास करा सकता है वायसरॉय। अच्छा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, ये हेडिंग तो वही ना है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो कैसे थी उसके बारे में देखिए। 3rd नंबर जो पॉइंट है, अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर,
उसका प्रारूप क्या था, माने उसका फॉर्म क्या था, बाई कैमरल था। बाई कैमरल मतलब जैसे हमारे यहाँ बाई कैमरल व्यवस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकसभा और राज्यसभा दो हैं, और हमारे यहाँ स्टेट में भी बहुत सारे स्टेट में कम से कम 6 या 7 स्टेट हैं जहाँ पे बाई कैमरल व्यवस्था है, यानी विधानसभा और विधान परिषद। सारे स्टेट में नहीं है लेकिन कुछ स्टेट में है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब द्विसदनी, दो सदन। द सेंट्रल लेजिस्लेचर वॉज टू बाई कैमरल। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होता था वो बाई कैमरल होता था, माने द्विसदन होते थे उसमें। द लोअर चैम्बर उसका नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर चैम्बर था उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस का नाम लोकसभा है और अपर हाउस का नाम राज्यसभा है, उस तरह से यहाँ 2 हाउस थे यहाँ पे। चौथा नंबर पॉइंट है द अपर चैम्बर। अपर चैम्बर क्या था? द अपर चैम्बर कंसिस्ट ऑफ 60 मेंबर्स। अपर चैम्बर में कितने मेंबर थे? 60। कितने मेंबर थे? 60, जिसमें से 26 वुड बी नॉमिनेटेड बाय द वायसरॉय। अब देख लीजिए, उसमें से 26 लोग जो थे उनका अपॉइंटमेंट नॉमिनेट किए जाते थे, माने वो इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड बाय द वायसरॉय। वायसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। कितने? 60 में से 26, एंड 34 वुड बी इलेक्टेड, और सिर्फ 34 लोगों को चुना जाता था। लोअर चैम्बर की क्या स्थिति थी? दिस वुड कंसिस्ट ऑफ 140 मेंबर्स। पहले 140 मेंबर थे, बाद में उसको बढ़ा के 145 कर दिया गया, जिसमें से 40 मेंबर वुड बी नॉमिनेटेड। 40 मेंबर को नॉमिनेट किया गया था, किसके द्वारा? वही वायसरॉय के द्वारा, और 100 लोग जो थे वुड बी इलेक्टेड। बाद में उसकी संख्या बढ़ा के 105 कर दी गई। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ वो लेटर लिखा है, मैंने बाद में बढ़ाया गया है। तो ये 40 मेंबर जो थे वो नॉमिनेटेड थे और 100 जो थे वुड बी इलेक्टेड। उसके अगले हेडिंग देंगे आप लिमिटेड सफरेज। लिमिटेड सफरेज का मतलब, सफरेज मतलब होता है मताधिकार, मत देने का अधिकार। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडियंस वर गिवन द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत कम तादाद में भारतीय थे जिनको कि वोट देने का अधिकार था, और वोट देने का अधिकार किसके आधार पर रखा गया था? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी का ऑनरशिप, मालिकाना हक है, आप पैसे वाले हैं तो, या तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो, नहीं तो वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर अगले हेडिंग देंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड डायरची। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और डायरची। डायरची मतलब होता है, वो आप लोग हिस्ट्री में पिछले चैप्टर में था शायद, ये डुअल सिस्टम या डबल गवर्नमेंट। द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट 1919। 1919 एक्ट के द्वारा नीचे दिए गए कुछ फीचर्स हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा, माने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये थे। पहला नंबर उसका है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। देखिए वहाँ पे हम बताए थे सेंट्रल लेजिस्लेचर में कि वहाँ पे बाई कैमरल था, माने 2 सदन था। यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, माने सेंट्रल में 2 थे। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल में 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो सेंट्रल में तो यहाँ भी 2 थे, लेकिन यहाँ पे स्टेट में एक ही था, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। द प्रोविंसेस वुड हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। जितने भी स्टेट थे, स्टेट मतलब जैसे आज स्टेट है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था। 70% ऑफ द मेंबर वर टू इलेक्टेड एंड 30% ऑफ देम वुड बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। 70% जो मेंबर थे माने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, वो चुने जाते थे, माने उनका इलेक्शन होता था, और 30% जो थे वो नॉमिनेट किए जाते थे गवर्नर के द्वारा। ओके, सेकेंड नंबर हेडिंग देंगे डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियों का डिवीजन किस तरीके से किया गया था? द एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इनटू 2 फील्ड। माने प्रशासनिक व्यवस्था के जितने भी फील्ड थे उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया था। द रिजर्व लिस्ट एंड द ट्रांसफर लिस्ट 2 था। अब रिजर्व लिस्ट में कौन कौन था? द रिजर्व लिस्ट कंसिस्टेड ऑफ फील्ड लाइक लॉ एंड ऑर्डर। एक एक करके आप समझते जाइए, और इसको ऐसे ही करके आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा हेडिंग देंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर ये रिजर्व लिस्ट में था। फिनांस माने वित्त संबंधी,
ये लॉ क्या नाम है रिजर्व लिस्ट में था। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन की कार्रवाई, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, लेबर, ये सारे थे रिजर्व लिस्ट में। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉ एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, और लॉ को बनाने की जिम्मेदारी और इम्प्लीमेंटिंग माने लागू करना। मेकिंग लॉ माने लॉ को बनाना, एंड इम्प्लीमेंटिंग माने उसको लागू करने का अधिकार इन द फील्ड ले विद द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। किसके हाथ में था? ये जो रिजर्व लिस्ट थी इसमें लॉ को बनाना और लॉ को लागू करना, ये दोनों किसके अधिकार क्षेत्र में आता था? गवर्नर के, और जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। एग्जीक्यूटिव मतलब आप लोगों को बता दिए, हम समझ गए होंगे आप। अगला हेडिंग है ट्रांसफर्ड लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट में कौन कौन था? दिस इंक्लूड फील्ड सच एज द एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इसमें एजुकेशन था, हेल्थ मतलब समझ रहे हैं शिक्षा संबंधी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया था सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट उनके द्वारा दिया नहीं गया। ये कुछ एरियाज थे। दिस एरिया वुड बी लुक्ड आफ्टर बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये कुछ ऐसे एरिया थे जो किसके द्वारा देखे जाते थे? मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे इसकी देखरेख वो करते थे। द मिनिस्टर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये मिनिस्टर जो थे वो किसके प्रति जवाबदेही इनकी बनती थी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके प्रति जवाबदेही होती थी। माने अगर मिनिस्टर कोई गलत करता है तो उनसे क्वेश्चन करने का अधिकार प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास था। समझ में आ गया? उसके बाद अगली हेडिंग देंगे राइट टू रिजेक्ट अ बिल। राइट टू रिजेक्ट अ बिल, किसी भी बिल को अस्वीकार करने का अधिकार। इवन इन केस ऑफ द ट्रांसफर लिस्ट, ट्रांसफर लिस्ट के केस में द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस और गवर्नर जनरल, दैट मीन्स वायसरॉय। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफर लिस्ट के केस में गवर्नर के पास, जो कि माने प्रोविंस का था, गवर्नर अलग अलग प्रोविंस में, प्रोविंस मतलब आज के जैसे हमारा स्टेट है, स्टेट के जो गवर्नर होते थे या तो गवर्नर जनरल वायसरॉय कुड रिजेक्ट एनी बिल पास्ड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी बिल जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अगर कोई भी बिल पास किया गया है तो उस बिल को रिजेक्ट करने का अधिकार गवर्नर के पास होता था उस पर्टिकुलर प्रोविंस में, और गवर्नर जनरल यानी पूरे देश का जो वायसरॉय होता था, गवर्नर जनरल होता था, उसके पास ये अधिकार था कि वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकता था। इन दिस वे डायरेक्टिव वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्वैत शासन प्रणाली, दो लोगों के पास हो गया ना, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक गवर्निंग बॉडी है, और दूसरी तरफ या तो गवर्नर है या तो फिर गवर्नर जनरल है माने वायसरॉय है। तो यही है डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट या डायरेक्टिव सिस्टम जो भी कहिए। बाय इंटरेस्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बोथ गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह डायरेक्टिव को लागू किया गया था प्रोविंसेस में यानी अलग अलग स्टेट में। बाय इंटरेस्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी थी उसका दायित्व, ये इंटरेस्टिंग मैंने दायित्व सौंपना, दायित्व किसको दिया गया था? दो लोगों के हाथ में था, ये गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए इसी को कहते हैं द्वैत शासन व्यवस्था। एक शासन इनके हाथ में था, गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक ये थे, और दूसरा था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मान लीजिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसको आराम से ये खारिज कर देंगे। गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या गवर्नर अकेले खारिज कर देंगे? यहाँ पे मैंने बताया है, और ये गवर्नर जनरल भी कर देंगे। फिर उसके बाद अगले हेडिंग देंगे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स काउंसिल। मॉन्टेस-चेमरफोर्ड एक्ट जो था उसमें ये भी प्रावधान था कि किस तरीके से
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब आप स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये नहीं समझिएगा, यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री समझिएगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स काउंसिल इन इंग्लैंड, इसका सेटअप इंग्लैंड में किए थे ये लोग। इसके फीचर हैं, पहला नंबर हेडिंग देंगे मेंबर्स, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनकी संख्या वुड बी बिटवीन 8 and 12, उनकी संख्या 8 और 12 के बीच में हो सकती है, मानी में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12। दिस मेंबर शुड हैव लिव्ड इन इंडिया, ये मेंबर इंडिया में होने चाहिए, माने इंडिया के निवासी होने चाहिए, और बीन एम्प्लॉयड इन इंडिया, अगर मान लीजिए इंडिया के निवासी नहीं हैं तो वो इंडिया में कार्यरत हों, इंडिया में किसी नौकरी पद पे वो आसीन हों, नियुक्त हो, या तो वो इंडिया में हो या तो फिर वो इंडिया में किसी नौकरी पे आसीन हो। और इनका अपॉइंटमेंट होता था किसके लिए, कितने साल के लिए, फॉर द ईयर एटलीस्ट 10, मतलब फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर, कम से कम 10 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता था। समझ गए? हम फिर से बोलते हैं, मेंबर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वुड बी बिटवीन 8 and 12, इनकी संख्या 8 और 12 के बीच में होती थी। दिस मेंबर्स शुड हैव लिव इन इंडिया, या तो ये इंडिया में होने चाहिए, माने इंडिया के निवासी होने चाहिए, या तो फिर ये इंडिया में नौकरी कर रहे हों, और इनका अपॉइंटमेंट होता था फॉर ए पीरियड एटलीस्ट 10 ईयर। उसके बाद सेकेंड नंबर है सैलरी। अर्लियर माने पहले क्या होता था कि दिस मेंबर हैड रिसीव देयर सैलरीज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट रेवेन्यू, पहले इन मेंबरों को जो सैलरी मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी कि इंडियन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता था वहाँ से ही अपनी सैलरी उठाते थे। बट अंडर द न्यू एक्ट, माने इस एक्ट के तहत, यानी मॉन्टेस्क्यू रिफॉर्म के तहत या 1919 एक्ट के तहत, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू प्रोवाइड देयर सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उनकी सैलरी देगी और भी जो दूसरे भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, वो उनको मिलेगा। उसके बाद अब आ जाइए मेजर शॉर्टकमिंग्स, मुख्य दोष क्या क्या थे इसमें, सारे दोष ही थे, फायदे क्या थे हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। द एक्ट ऑफ 1919 में बी क्रिटिसाइज फ्रॉम द वेरियस एंगल्स। पहला नंबर, नो प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, माने इंडिया का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, हम लोगों का तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था, और नो प्रोविजन माने प्रावधान, मतलब इस एक्ट के तहत जो भी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिस तरीके से सिस्टम बनाया गया था, उसमें हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। द एक्ट ऑफ 1919 डिड नॉट प्रोवाइड एनी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया। फिर सेकेंड नंबर, ऑटोक्रेटिक पावर्स ऑफ द वायसरॉय, वायसरॉय का अनलिमिटेड पावर, वायसरॉय को तो सारा ही पावर दिया गया था। ऑटोक्रेटिक मतलब होता है निरंकुश, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। दिस एक्ट डिड नॉट क्रिएट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इधर, ये माने एक्ट जो है वो एक जिम्मेदार गवर्नमेंट तो बना ही नहीं पाया। द अल्टीमेट पावर ले इन द हैंड्स ऑफ वायसरॉय इन द सेंटर एंड द गवर्नर्स इन द प्रोविंसेस। साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्टीमेट पावर मतलब परम पावर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली किसको बनाया गया था, सेंट्रल में ये क्या नाम है, वायसरॉय को, और स्टेट में गवर्नर को, यही है ना। द अल्टीमेट पावर ले इन द हैंड ऑफ वायसरॉय, वायसरॉय के पास था, कहाँ पे, सेंटर में, और ये प्रोविंसेस में किसके हाथ में था, गवर्नर के हाथ में था। मतलब स्टेट में गवर्नर पूरा ऑल इन ऑल थे, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो वायसरॉय जो थे वो ऑल इन ऑल थे। दे कुड रिजेक्ट एनी बिल पास इन द सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, चाहे तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया बिल है तो वायसरॉय उसको रिजेक्ट कर सकता है, या तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया बिल है तो गवर्नर उसको रिजेक्ट कर देगा। तो कहाँ पे पावर रहा, पावर तो इन्हीं लोगों के पास चला गया सारा का सारा। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट देंगे, लैक ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इवन इन केस ऑफ द प्रोविंसेस। अगर राज्यों की हम बात करें, स्टेट की बात करें, तो उस केस में विच हैड बीन प्रॉमिस सेल्फ रूल, जहां पे प्रॉमिस किया गया था हम लोगों से कि सेल्फ रूल दिया जाएगा हम लोगों को, दिस प्रॉमिस हैड नॉट बीन फुलफिल्ड, इस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया गया। द गवर्नर वर इन कंप्लीट कंट्रोल इन द प्रोविंसेस, गवर्नर जो थे वो पूरी तरह से पावर में थे,
प्रोविंस में, यानी स्टेट में गवर्नर को फुल कंट्रोल दिया गया था कि पूरा कंट्रोल गवर्नर ही करेंगे। 4 नंबर हेडिंग देंगे वीकनेस ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी, सिंस ऑल द रियल पावर वॉज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वायसरॉय। अगर सारे के सारे पावर केंद्रित रहेंगे किसके हाथ में? वायसरॉय के। सिंस ऑल द रियल पावर वॉज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वायसरॉय, माने वायसरॉय के हाथों में सारी शक्तियां केंद्रित थी। सेंट्रल पावर, रियल पावर, जो भी बोलिए, वो सब कुछ वायसरॉय के हाथ में था। एंड द गवर्नर्स इन द प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस में किसके हाथ में था? गवर्नर के। यानी अगर हम सेंट्रल में देखेंगे तो पावर किसके हाथ में था? वायसरॉय के। अगर हम प्रोविंस में देखेंगे, स्टेट में देखेंगे तो पावर किसके हाथ में था? गवर्नर के। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ बोथ, माने सेंट्रल एंड द प्रोविंस, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या तो फिर प्रोविंस लेजिस्लेचर हो, दोनों लेजिस्लेचर की बात किया जा रहा है, वर क्वाइट पावरलेस, वो पूरी तरह से शक्तिहीन थे, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। इवन दो दे हैड अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर, यद्यपि उनके पास चुने हुए मेंबरों की मेजोरिटी थी। किसके पास? ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों आप कर सकते हैं। मतलब स्टेट लेवल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और सेंट्रल लेवल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दोनों के पास चुने हुए मेंबरों की मेजोरिटी थी, उसके बाद भी ये पावरलेस थे, इनके पास कोई पावर नहीं था। 5 नंबर, इंक्रीज इन द पावर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, द इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी वर रेंडर्ड। ये रेंडर मतलब होता है प्रस्तुत करना, बनाना। माने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ पे बॉडी इसलिए लिखा गया है क्योंकि दोनों को, माने सेंट्रल में जो लेजिस्लेचर है उसको और जो स्टेट में माने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसको, दोनों को मिला करके लिखा हुआ है कि द इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडीज वर रेंडर्ड पावरलेस। उसको इस तरीके से बनाया गया था कि वो पूरे शक्तिहीन हो, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। While the control of British Parliament on the affair of India was strengthened, जबकि इंडियन अफेयर में अगर देख लिया जाए, मतलब भारतीय मामलों में अगर देख लिया जाए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को शक्तिशाली बनाया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडियन पार्लियामेंट की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया था। एज द वायसरॉय वॉज मेड आंसरेबल टू इट। अच्छा, क्यों पावरफुल बनाया गया था? एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द वायसरॉय वॉज मेड आंसरेबल टू इट, क्योंकि वायसरॉय जो थे वो इंडियन पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थे। आंसरेबल मतलब वो अगर उनसे अगर क्वेश्चन करने की हिम्मत अगर किसी के पास थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी, या तो सेक्रेटरी के पास थी, इंडियन पार्लियामेंट के पास नहीं थी। अगला हेडिंग देंगे द सफरेज। सफरेज मतलब होता है मताधिकार, मत देने का अधिकार। The franchise consisted of only 10% of Indian population. ये जो मताधिकार था ये सिर्फ 10% भारतीय पॉपुलेशन का था। The franchise consisted of only 10% of Indian people. सिर्फ मतलब इंडियन पॉपुलेशन, माने इंडियन पॉपुलेशन का सिर्फ 10% ही लोग वोट दे सकते थे। That too, वह भी द वेल्दी सेक्शन, जो पैसे वाले लोग थे उन्हीं को चुना गया था। द कॉमन पीपल हैड नो राइट टू वोट, कॉमन पीपल के पास वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। और लास्ट हेडिंग देंगे आप कम्युनलिज्म। व्हेन द मुस्लिम वर ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, दिस इंक्रीज कम्युनल टेंडेंसी इन द लैंड। और जब मुसलमानों को अलग से सेपरेट, इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है? सेपरेट मतलब अलग, इलेक्टोरेट मतलब निर्वाचन क्षेत्र, मतलब वोट देने का अधिकार, मतलब अलग क्षेत्र वोट देने का, ऐसा समझिए। दिस इंक्रीज कम्युनल टेंडेंसी इन द लैंड। इस तरीके से एक सांप्रदायिक प्रवृत्ति अंग्रेजों की दिखी कि किस तरह से वो हम लोगों में बंटवारा कर रहे थे हिंदू मुसलमान करके। फॉर ऑल दिस रीजन, ये तमाम कारण थे जितना मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। दिस एक्ट फेल्ड टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियंस। और ये एक्ट जो है भारतीयों के आकांक्षाओं की, उनकी तमन्ना की, जो लालसा रखे थे कि इस एक्ट में बहुत कुछ हम लोगों के लिए होगा,
वो पूरी तरह से फेल्ड हो गया है। ये एक्ट हम लोगों की महत्वाकांक्षाओं को आकांक्षाओं को पूरा करने में। इन बॉम्बे सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दिस एक्ट वॉज डिस्क्राइब एज इनएडिक्वेट, अनसेटिस्फैक्टरी एंड डिसअपॉइंटिंग। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बॉम्बे सेशन था, उस सेशन में इस एक्ट को लेकर के क्या क्या कहा गया। पहला कि ये इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त है, अल्प है, और अनसेटिस्फैक्टरी कहा गया है मतलब ये संतोषजनक नहीं है। असमाधान कारक मतलब जो हम लोग समाधान ढूंढ रहे थे कि सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा हम लोगों को, तो ये बिल्कुल भी असमाधान कारक था, कोई समाधान हम लोगों को नहीं मिला, और ये निराशाजनक भी था, डिसअपॉइंटिंग, निराश करने वाला था। और मिसेस एनी बेसेंट इस एक्ट के बारे में अपना वर्णन सुनाती हैं कि इट इज़ अ प्लान फॉर स्लेवरी, कि ये दास्ता की, गुलामी की एक प्लानिंग थी अंग्रेजों की। वो लोग माने प्लानिंग बनाए थे गुलामी की, हम लोगों को गुलाम बनाने की पूरी तरह से। शायद आप लोगों को हम इस क्वेश्चन को समझा पाने में सफल हुए हैं। आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।